Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 110 की यूनिट 11 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। हम एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन एजुकेशन एंड क्लासरूम सेटिंग हम लोग ने स्टार्ट करा था, जिसमें हम सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ को और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ, एजुकेशन और क्लासरूम सेटिंग्स में। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस अपनी कवर कर ली थी कि कौन कौन सी इंट्रापर्सनल यानी कि विद इन द इंडिविजुअल कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होती है। और इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरपर्सनल प्रोसेसेस। कौन से इंटरपर्सनल हो गया जब हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सारी कौन सी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं एजुकेशन और क्लासरूम सेटिंग्स में जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, एकेडमिक अचीवमेंट हाई हो सकती है या फिर लो हो सकती है। तो इंटरपर्सनल प्रोसेसेस। और जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में क्या क्या कौन से दूसरे लोग आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हमें पढ़ना है, इसमें पीयर इंटरेक्शन पढ़ना है और कुछ कॉग्निटिव एरर्स हमारे आ जाते हैं वो हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरपर्सनल प्रोसेसेस में है कि इंटरपर्सनल का मतलब होता है रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, कि जब लोगों के बीच में आपस में जब हम दूसरे लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस तरीके के रिलेशनशिप को इंटरपर्सनल कहा जा रहा है। तो वो इंटरपर्सनल प्रोसेसेस एजुकेशन सेटिंग में हमारे टीचर्स जो दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, हमारे खुद के बिलीव्स आ जाते हैं कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं खुद को। ठीक है, हमारे टीचर्स हमें किस तरीके से परसीव करें, हमारे पीयर्स हमें किस तरीके से परसीव करें, वो इधर आ जाता है कि दूसरे लोग भी हमें कैसे परसीव करें, हम उन्हें किस तरीके से हमारा इंटरेक्शन है दूसरे मेंबर्स के साथ, क्लासरूम में टीचर्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, वो कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है। इसमें सबसे पहले है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो टीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हमें जो भी कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं हमारे टीचर्स की वजह से होता है। वो हमें नॉलेज देने में, ठीक है, हमारे स्किल्स को एनहांस कराने में, वैल्यूज़ के लिए, सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स और टीचर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है कि टीचर जितना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा हमारी क्वेरीज़ को सोल्व कर पाता है, हमें सपोर्ट करता है, उतना ज़्यादा हमें क्या है, हम हार्डवर्क करना चाहते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम भी और ज़्यादा हार्डवर्क करें। अगर टीचर ऐसा है जिसको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो पढ़ाना ही नहीं चाहता, ना उसको स्टूडेंट से कोई मतलब है, तो स्टूडेंट्स भी मोटिवेट नहीं होंगे पढ़ने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है टीचर्स का स्टूडेंट्स के ऊपर। पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स भी बेटर एकेडमिक आउटकम लेकर के आते हैं। जैसे हमने लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जब स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनके पढ़ाने का तरीका उन्हें अच्छा लगता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उधर, तो साथ में वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं वो भी उन्हें अच्छा लगने लगता है। कि अगर कोई मैथ्स का टीचर है, वो आपको सही लग रहा है, वो आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको वो टीचर अच्छा लगता है, इस वजह से आपको वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगने लग जाएगा। आप अपने एफर्ट्स में लगाओगे, आपको वो सब्जेक्ट देख के बार बार अगर कोई नेगेटिव रिलेशनशिप है आपका अपने टीचर्स के साथ कि वो हमेशा आपको मारते रहते हैं, बेफजूल में चिल्लाते रहते हैं, उनका खुद पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है तो आपको वो सब्जेक्ट को देख करके बार बार उसी टीचर की याद आएगी, वही जो है चीज़ें बार बार आपको याद आएंगी और आप वो सब्जेक्ट को भी पढ़ना नहीं चाहोगे। तो वही चीज़ होती है, जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट्स। और टीचर का क्या रोल होता है कि वो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट को क्रिएट करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स और ज़्यादा क्वेश्चन अपने पूछ सकें और ज़्यादा सीख सकें, और उनके बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में आपस में भी जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक दूसरे को हेल्प करते रहें, कंट्रीब्यूट करते रहें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनकी बनी रहे। तो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी टीचर्स का रोल होता है। फिर इसमें पिग्मेलियन इफेक्ट। पिग्मेलियन इफेक्ट क्या बोलता है? पिग्मेलियन इफेक्ट का मतलब होता है हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम समवन एल्स। कि हमारे टीचर्स, लेट्स सपोज हम यहाँ पे टीचर्स की बात करें, हमारे टीचर्स की जो हाई एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे, स्टूडेंट्स से, तो उसकी वजह से भी हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके टीचर्स आपको बार बार बोलते हैं कि आप जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे आप स्कोर ला सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं अच्छे से या फिर इतना अच्छा स्कोर लेकर के आ सकते हैं, तो आपको भी समझ में आता है कि अच्छा मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है और कोई उस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहा है, साथ में मेरे टीचर्स की मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा तो इतना स्कोर आ ही जाएगा, तो हम भी अपने एफर्ट्स और बढ़ा देते हैं और ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाते हैं कि अच्छा मेरे टीचर्स की इतनी एक्सपेक्टेशंस है, उन्हें लगता है कि मैं इतना कर सकता हूँ तो शायद मैं कर सकता हूँगा। तो ये चीज़ हमारे अंदर आती है और हमारे परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है। और इस इफेक्ट को, हमारे अंदर जो इफेक्ट आता है, हमारी परफॉर्मेंस इस वजह से अच्छी हो जाती है क्योंकि हमारे टीचर्स की या फिर किसी दूसरे इंसान की एक्सपेक्टेशंस हमसे थी, उसे हम पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। कि जैसे एक्सपेक्टेशंस थी जब वो रियलिटी में आ जाती है तो उसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। फिर इसमें सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी।
सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में भी थोड़ा थोड़ा सेम आपको लगेगा पिग्मेलियन इफेक्ट से। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में होता है एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर विच इन टर्न अफेक्ट्स आउटकम। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि हमने जो सोचा था, ठीक है, मैंने जो बिलीव करा था, मेरे जो एक्सपेक्टेशन थी किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर से, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, वो हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। कि किसी टीचर ने बोल रखा कि यार ये जो स्टूडेंट है ना, ये तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, ये हमेशा फेल ही होगा, ये हमेशा लास्ट बैच पे बैठता है, तो इसकी तो उसका कुछ है ही नहीं करना। तो उसकी वजह से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमें लगता है कि अच्छा ये हमें तो शायद हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने चाहिए। और अगर वही चीज़ टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं इन स्टूडेंट से तो अच्छे से हो जाएगा, हमें पता है ये लोग कर लेंगे, तो वहीं पर उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है। तो जब हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है एक्सपेक्टेशंस की वजह से, उसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। और ज़्यादातर ये चीज़ देखी भी गई है कि जो लो अचीविंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर कैसे इंपैक्ट आता है, जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस और जो उनका परसेप्शन होता है, राइट, कि उन्होंने अपना परसेप्शन बना रखा है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये एग्जाम में कुछ अच्छा स्कोर नहीं करेगा, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि इनसे नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स उसके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनके स्कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं, कि टीचर को बिलीव ही नहीं होता उनके पोटेंशियल पर। तो जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस और जो उनका परसेप्शन होता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेकर के, वो भी उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। स्टीरियोटाइप थ्रेट क्या है? एंग्जाइटी फ्रॉम स्टीरियोटाइप्स कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। कि जो स्टीरियोटाइप कुछ बना रखे होते हैं कि जैसे लड़कियों के लिए बना रखा होता है कि लड़कियों से स्पोर्ट्स अच्छे से नहीं हो सकता, या फिर जो लड़कियां हैं वो मैथ्स में वीक रहती हैं, तो ये जो स्टीरियोटाइप बना रखा होता है फीमेल्स के लिए या फिर किसी और के लिए, तो इसकी वजह से भी हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से, कि हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। हमें लगता है कि अच्छा लड़कियों के लिए बना रखा है कि लड़कियों को मैथ्स अच्छे से नहीं आती, या फिर उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, वो लड़के तो मैथ्स जो है अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो लड़कियां क्या सोचेंगी, अच्छा लड़कियों के लिए बना रखा है तो मे बी सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता होगा, तो हमसे भी मैथ्स नहीं हो सकती सॉल्व, तो उसकी वजह से भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, पीयर इंटरेक्शन मीन्स कि हम अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं और वो किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें है पीयर इंटरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है स्कूल्स में। तो जब हम स्कूल जाते हैं तो दूसरे लोगों से, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हमें नहीं सिखाई जाती, बट हम अपने एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं वो चीज़। जैसे लीडरशिप हम लोग सीख सकते हैं, टीम वर्क सीख सकते हैं कि हमें अकेले नहीं टीम में मिलजुल कर कैसे काम करना पड़ता है। जैसे जब हम खेलते हैं तो हम उसमें स्पोर्ट्स के टाइम पर, ठीक है, जब हम खेल रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम बहुत टाइम जो है जीत भी जाते हैं, बहुत टाइम जो है हार भी जाते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें समझ में आती है कि जीतना किस तरीके से और अगर हार जाते हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करना है। तो लीडरशिप हमें सीखने को मिलती है, टीम में कैसे काम करना होता है, पूरी टीम को कैसे एक साथ मिल करके अपने काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर कैसे उसे कंप्लीट करना है टाइम पर। ये सारी चीज़ें हमें अपने फ्रेंड्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, पीयर्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तब हमें समझ में आती हैं। और अगर हम किसी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं करते या फिर कोई स्टूडेंट हमें पसंद नहीं करता, फिर भी अगर हमें टीम में उसके साथ काम करना है तो किस तरीके से वो काम करा जा सकता है, ये सब हमें पीयर इंटरेक्शन से समझ में आता है। और ये सारी स्किल्स हम सीख पाते हैं थ्रू पीयर इंटरेक्शन, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब हम लोग अपने पीयर्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तब हम सीखते हैं। पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन हमें सीखने को मिलता है कि घर में तो सिर्फ हम अपने जो बहुत ही क्लोज वंस हैं, इंटीमेट जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, कि हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स जिनके साथ हम हमेशा से साथ में हैं, उनके साथ तो इंटरेक्ट करना हमें आ जाता है, बट बाहर जाकर के दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करना है, सोशल इंटरेक्शन कैसे बनानी है, नए फ्रेंड्स किस तरीके से बनाने हैं, कम्युनिकेट कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन हमें सीखने को मिलता है। और ये भी देखा जाता है कि जिनके पॉजिटिव इंटरेक्शंस होते हैं अपने पीयर्स के साथ, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ज़्यादा बेटर फील करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी एकेडमिक जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होती है दूसरों के कंपैरिजन में। पीयर रिजेक्शन, अब स्कूल्स में हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब लोग आपको पसंद ही करते हैं, बुलिंग भी होती है स्कूल्स में, ठीक है, ग्रुप आपको रिजेक्ट भी कर देता है, दूसरे फ्रेंड्स आपको अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहते, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और जब पीयर रिजेक्शन स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, किसी पर्सन को फेस करना पड़ता है, तब वो भी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट डालता है, और आइसोलेटेड लोग फील करते हैं, जो उनको सिर्फ एकेडमिकली नहीं बल्कि फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये होता है पीयर रिजेक्शन, कि जब आपके दोस्त आपको रिजेक्ट कर दें। चैलेंजेस फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ और फ्रॉम लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में फाइंड इट हार्ड टू फिट इन। जैसे कई बार देखा जाता है कि जो काफ़ी
एक्सपेंसिव स्कूल हो गए, फिर काफ़ी बड़े स्कूल हो गए, अगर उसमें कोई छोटे एरिया का कोई बच्चा जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुली भी करा जाता है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बनते और उनको एडजस्ट होने में, उस एनवायरनमेंट में फिट इन होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई भी जो डिफरेंशियली एबल्ड है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, किसी भी तरीके की, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो वो ऐसा जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उन्हें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। एनहांसिंग पॉजिटिव पेयर रिलेशनशिप। अब किस तरीके से इस पेयर रिलेशनशिप को, पॉजिटिव पेयर रिलेशनशिप को एनहांस करा जा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है फॉर वल्नरेबल स्टूडेंट्स कि उनका इंटरेक्शन अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा हो, उन्हें भी एक ग्रुप मिले, उनको भी उनके फ्रेंड्स मिले, ताकि वो भी बहुत ज़्यादा स्कोर्स अपने अच्छे ला सके, अपने इंटरेक्शंस को अच्छा बना सके, सोशल इंटरेक्शन अच्छा फील कर सके, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी रहे। इस सब के लिए, इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट कराए जा सकते हैं टीचर्स के लिए, ताकि वो इस चीज़ को समझें। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं, वो भी किस तरीके से फ्रेंडशिप बना सकते हैं, ये चीज़ उनको सिखाई जाए, दूसरे स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि कैसे इनके साथ भी इंटरेक्ट करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, और इस तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प करी जाए। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। फिर इसमें पीयर असिस्टेड लर्निंग कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ टॉपिक्स अगर हमारे टीचर से हमें समझ में नहीं आए हैं, या फिर अगर हम दोबारा से उसे भूल गए हैं, तो हमारी क्लास के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उन लोगों से असिस्टेंस लेते हैं, उन लोगों से पूछते हैं, या फिर जो क्लास का मॉनिटर होता है, या फिर जो ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको वो टॉपिक अच्छे से आता है ना, ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, हम उससे जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे पीयर असिस्टेड लर्निंग कहा जाता है। तो सिर्फ टीचर से नहीं, क्लास में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं, या फिर जिनको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, फिर जिनको समझाना आता है, हम उनसे भी जो है असिस्टेंस लेते हैं और कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाते हैं। छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में हम लोग बैठ करके जो है ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं, एक दूसरे को मिल करके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ पीयर असिस्टेंट होती है जिसके थ्रू भी हम लर्न कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को ईजी बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना सकते हैं, और हमारे स्कोर्स भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं पीयर असिस्टेड लर्निंग के? सेल्फ कंसेप्ट हमारा अच्छा होता है, एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट हमारा इन्हांस होता है, मोटिवेशन बढ़ती है, सोशल बिहेवियर भी हमारा अच्छा होता है। और कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर्स से तो पूछने में काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, अगर उनको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से कैसी भी बात हम उनसे कर सकते हैं। अगर उनको नहीं भी समझ में आए तो दोबारा से उनसे पूछ सकते हैं। और स्कूल्स में कई बार स्टूडेंट्स एक दूसरे को बुली भी करते हैं, और भी दूसरे जो है अग्रेसिव या फिर वायलेंस भी देखा जाता है स्कूल्स वगैरह में। तो ये कुछ ऐसे कंसर्न्स है, एग्रेशन एंड वायलेंस, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्म हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स को। पुलिंग वगैरह हो गया, या फिर फिजिकल या फिर इमोशनल हार्म पहुंचाना किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को भी प्रिवेंट करना होगा, प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंटिंग वायलेंस एंड एग्रेशन, हम एक सेफ एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि अपने घर के बाद स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा टाइम अगर कहीं बिताते हैं तो वो उनका स्कूल होता है। तो वहाँ पर उन्हें एक सेफ़ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन उनकी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ उन्हें अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करानी चाहिए, उनको जो है अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए क्रिएट करने चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि जैसे गुड टच बैड टच क्या होता है, और अगर आप कहीं खो जाते हैं तो उस टाइम पर उनको किस तरीके से बिहेव करना है, या फिर क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर उनको स्कूल में किसी टीचर से, किसी और स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम है तो उससे कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखानी चाहिए, ताकि वायलेंस और अग्रेशन जो है प्रिवेंट हो सके, और स्टूडेंट्स और अच्छा अपनी एजुकेशन पे और अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब पे ध्यान दे सके। तो ये था पीयर इंटरेक्शन। अब लास्ट टॉपिक इसमें हमारा आ जाता है कॉग्निटिव एरर्स। अब है कॉग्निटिव एरर्स। कॉग्निटिव एरर्स क्या होते हैं कि ये बात तो हम वैसे हज़ार बार पढ़ चुके हैं अपने कोर्स में कि कॉग्निटिव एरर्स क्या है। जो भी हम गलतियाँ करते हैं थिंकिंग के टाइम पर, परसेप्शन के टाइम पर, उसे हम कॉग्निटिव एरर्स कहते हैं, कि कॉग्निशन में एरर आना, और उसकी वजह से हमको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो हम पढ़ेंगे। अब कॉग्निटिव एरर्स भी काफ़ी टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एरर्स। यहाँ पे 3 कॉग्निटिव एरर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल, तो इसमें क्या है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में, कि हम किसी भी बिहेवियर को, किसी और स्टूडेंट के बिहेवियर को हम हमेशा क्या कह रहे हैं कि ये इसके पर्सनल ट्रेट्स की वजह से हुआ है। कि अगर कोई स्टूडेंट है जो फेल हो गया है तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अच्छा ये जो है पढ़ता लिखता नहीं है, तो इस वजह से फेल हुआ है, इसकी खुद की गलती है। हम उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि मे बी उसको कोई फीवर हो गया हो उस टाइम पर, या फिर कोई दूसरे फैक्टर्स हो गए, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से वो फेल हो गया हो, तो ये जो सिचुएशनल फैक्टर्स है इसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं जब भी दूसरों की बात आती है। और हम क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सनल फैक्टर्स पर, पर्सनल ट्रेट्स के ऊपर हम एट्रीब्यूट करते हैं कि इसी की वजह से ये गलती हुई है। उसे हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं। किसी पर्सनल ट्रेट्स पर हम बिहेवियर को एट्रीब्यूट कर देंगे, हम उसका सारा इल्ज़ाम जो है कि भाई इसी की खुद की वजह से ये चीज़ हुई है, ठीक है, और उसके सिचुएशनल फैक्टर्स को, बाहरी फैक्टर्स को हम नेगलेक्ट करते हैं। वो हो गया फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। सेकंड है बिलीफ परसीवियरेंस। बिलीफ माने कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, वही वाला बिलीफ है ये। परसीवियरेंस की दृढ़ता, कि हमने जो मान रखा है कि मेरा ये बिलीफ है, ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे है
तो वो इसी तरीके से मैं उसको चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरे पास दूसरे एविडेंसेस भी मिल गए हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ गलत है, बट फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, सारे एविडेंसेस को मैं नेगलेक्ट कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, और मैं क्या कह रही हूँ, जो मेरा बिलीफ है वही ठीक है, वो बिलीफ परसिवियरेंस है। जैसे अभी मैंने आपको फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर बताया, तो आप क्या कर रहे हैं, अगर बिलीफ परसिवियरेंस को यहाँ पे समझे तो आप सोच रहे हैं कि जो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है और जो एक्टर ऑब्जर्वर बायस है दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे मैं आपको कितने एविडेंसेस दे दूँ, एग्जांपल्स दे दूँ, आपको गूगल पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाए, यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस मिल जाए, आप उसको मानने को तैयार नहीं हो, वो हो गया बिलीफ परसिवियरेंस। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल लिखा है कि एक स्टूडेंट है जिसने अपना बिलीफ बना रखा है कि जो रेफरेंसेस होते हैं, जैसे आपको अपनी बुक में भी बुक के लास्ट में रेफरेंसेस लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, तो रेफरेंसेस में और बाइब्लियोग्राफी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बेशक आपको कितने ही एविडेंसेस मिल जाएं, कितने ही ऐसे टीचर्स मिल जाएं, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो मिल जाए, गूगल पे भी मिल जाए कि नहीं दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी आप उसको मानने को तैयार नहीं हो, उसे बिलीफ परसिवियरेंस कहते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, कॉग्निटिव एरर। लास्ट है सोशल कैटेगराइजेशन, कि आपने कैटेगरीज जो है बना ली है, या फिर लोगों को एक ग्रुप में डाल दिया है उनकी कुछ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, कि अच्छा जितने भी लड़कियां उनको एक ग्रुप में डाल दिया, या फिर जिनके जो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो भी लो हैं वो सब लोग क्या होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, तो मैंने सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के उठा करके उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया, इन ग्रुप या आउट ग्रुप कर दिया, तो वो हो गया सोशल कैटेगराइजेशन। कि आज एक टेस्ट हुआ था जिसके भी टेस्ट में 8 से ऊपर मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10, ठीक है, उसको मैंने डाल दिया अच्छे की कैटेगरी में, कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और जिनके उससे कम आए थे उन सबको मैंने डाल दिया कि भाई इन्हें नहीं आता इतना अच्छे से पढ़ाई करना, ये लोग इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये मैंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर या स्कोर्स के बेसिस पर मैंने उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, सोशल कैटेगराइजेशन, ठीक है, कैटेगरीज बना दी, तो ये हो गया कॉग्निटिव एरर। तो 3 कॉग्निटिव एरर्स हमने पढ़े, 3 टाइप्स के कॉग्निटिव एरर्स, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, बिलीफ परसिवियरेंस एंड सोशल कैटेगराइजेशन। इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम एनवायरनमेंट, अब इन सब चीज़ों का क्लासरूम एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है टीचर्स का, पीयर इंटरेक्शन का और इन कॉग्निटिव एरर्स का, कि टीचर्स को एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर बनी रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, वो खुद से पढ़ना चाहें, उनको स्कूल आने में वो जो है बार बार जो है लीव ना ले, छुट्टी ना करे बार बार, ठीक है, अवॉइड ना करे स्कूल आने को, क्योंकि अगर आपका स्कूल टाइम ऐसा रहता है कि आप स्कूल जाते हो, टीचर्स मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं या फिर पढ़ाते कुछ नहीं है, आपका पूरा टाइम वेस्ट होता जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स अवॉइड करेंगे स्कूल में जाना, राइट। तो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी बनी रहे, स्टूडेंट्स खुद से पढ़ना चाहें, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सके, तो एज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स और ज़्यादा इंगेज हो सकें। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि वो उससे क्वेश्चंस पूछ सकें, मोटिवेटेड फील करें, और इसकी वजह से उनके सब्जेक्ट्स भी उन्हें अच्छे लगने लगे। क्रिएटिंग मीनिंगफुल एंगेजमेंट, जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि एक फुलफिलिंग बोथ एजुकेशनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल नीड्स की भाई स्कूल में आ रहे हैं, मुझे अपना कोर्स पूरा करवाना है और कोर्स पूरा होते ही बस बात खत्म, बाकी किसी स्टूडेंट्स के साथ लाइफ में उनके क्या चल रहा है, उनको हेल्थ कोई इशू है, ठीक है, कोई इमोशनल इशू है, या फिर कुछ और उनको मेंटल हेल्थ इशू है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपना कोर्स पूरा कराना है और यहाँ से जाना है। सिर्फ ये चीज़ टीचर्स की नहीं होनी चाहिए, बट उन्हें अपने स्टूडेंट्स की जो दूसरी नीड्स हैं, ठीक है, उनकी इमोशनल नीड्स, कि उन्हें कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उनको क्लास में बुली करा जा रहा है इस वजह से नहीं आ रही है, या फिर उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें भी उन्हें कंसर्न में रखनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स का काम सिर्फ एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल कराना सिर्फ ही नहीं होता, बट इमोशनल नीड्स भी पूरी करानी चाहिए। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो और अच्छा अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकें, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट, उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो सके। कि वीडियो में इतना ही। आज हमने जो हमारा यूनिट 11 थी PPCC 110 की, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस अपनी कवर करी और इंटरपर्सनल प्रोसेसेस अपनी कवर करी। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस यूनिट की PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और PDFs वहाँ से कलेक्ट कर लें।